कुरारगांव मनपा माध्यमिक इंग्लिश। हेलो, सुप्रभात, गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहद मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रीना यादव कुरारगांव मनपा माध्यमिक शाला की शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का अध्ययन करवाने वाली हूँ। बच्चों, हमारे घर के आस पड़ोस के घरों में रहने वाले लोगों को हम पड़ोसी कहते हैं और पड़ोसी रिश्तेदार से भी बढ़कर माने जाते हैं। कहावत भी है कि रिश्तेदार बाद में और पड़ोसी पहले, यानी हमारे दुख सुख में हमारे पड़ोसी ही काम आते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में पड़ोसी का महत्व विशेष रूप से है। पड़ोसी हर समय हमारी मदद के लिए तत्पर रहता है। हमारे रिश्तेदार जो हमसे दूर रहते हैं, किसी भी मदद के लिए अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो वह तुरंत नहीं आ सकते, उनको आने में समय लगता है। लेकिन पड़ोसी हर समय हमारी मदद के लिए तत्पर रहता है। वास्तव में अगर आपके आसपास बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं तो आप किस्मत वाले हो, क्योंकि अच्छे पड़ोसी हम सभी को जीवन जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हम यदि आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हम हर समस्या का से निजात पा सकते हैं। पड़ोसी का महत्व वास्तव में विशेष रूप से है। मान लेते हैं रात के समय अचानक हमारी तबीयत खराब हो जाए और हमारे परिवार में कोई नहीं, तो एक पड़ोसी वास्तव में हमारी जल्दी मदद कर सकता है। अगर हमारे घर में खाना बनाने की कोई सामग्री एकदम से खत्म हो जाए और हम बाजार में इतने जल्दी नहीं सामान लेने के लिए जा पाए, तो हम अपने पड़ोसी से मदद ले सकते हैं। हम छोटी छोटी मदद से लेकर बड़ी से बड़ी मदद के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहते हैं। बस हमें आपस में बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आपके कुमार भारती का पाठ 3, अच्छा पड़ोस, जिसके लेखक हैं अरुण जी। बच्चों, आज हम अरुण जी के पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका व्यवहार किस प्रकार का है और अरुण जी कैसे पड़ोसी हैं, इसके बारे में एक हास्य व्यंग निबंध पढ़ेंगे। अच्छा पड़ोस। जिसके पास किताब है वो पेज नंबर 9 खोल सकता है, नहीं तो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सबसे पहले हम अरुण जी का परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय। कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार अरुण जी ने साहित्य की विविध विधाओं में भरपूर लेखन किया है। इसके अतिरिक्त 1999 में आपका समग्र बाल संकलन प्रकाशित हुआ, जिसमें बच्चों के लिए लिखी 14 पुस्तकें संकलित हुई। प्रमुख कृतियां कुल 104 पुस्तकें प्रकाशित, बृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह, मेरे नौरस, एकांकी संग्रह आदि। गद्य संबंधी हास्य व्यंग निबंध। अभी जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक हास्य व्यंग निबंध है। हास्य मतलब उपहास, व्यंग मतलब आलोचना, कि हम हंसी में भी बहुत सारी बातें कह जाते हैं, व्यंग कर जाते हैं सामने वाले को। किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना करने वाला लेख निबंध होता है। हास्य व्यंग निबंध में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने पड़ोसियों के व्यवहार पर करारा व्यंग किया है कि लेखक जी ने अपने आसपास रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं वो किस प्रकार से हमारी मदद भी करते हैं और हमारा किस प्रकार से फायदा भी उठाते हैं, इस पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रचना लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, अच्छा पड़ोस।
मेरे सब पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। यह सुनकर यह सुन सुनकर मेरे मन में आग लग जाती है। चाहता हूँ कि वे आगे से पड़ोस का नाम न ले, पर क्या करूँ? हर आदमी की कुछ विवशता होती है, मेरी भी है। तभी कोई न कोई आकर कटे पर नमक छिड़कता रहता है। तुम्हारा पड़ोसी अपने पड़ोस की बहुत तारीफ कर रहा था। भाई क्यों नहीं करेगा तारीफ? बुद्धू और दब्बू पड़ोसी सब चाहते हैं। यहाँ पे अरुण जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे सब पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। मतलब अरुण जी के पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोसी जो है बहुत अच्छा है। यह सुन सुनकर उनके मन में आग लग जाती है। आग लग जाती है मतलब बहुत ही उनको बुरा लग जाता है। चाहता हूँ कि वे आगे से पड़ोस का नाम न ले, पर क्या करें? हर आदमी की कुछ न कुछ विवशता होती है। विवशता मतलब मजबूरियां होती हैं, तो इनकी भी है। तभी कोई ना कोई आकर कटे पर नमक छिड़कता रहता है। कटे पर नमक छिड़कना मतलब एक तो वो दुखी है, ऊपर से और दुखी कर देते हैं। तुम्हारा पड़ोसी अपने पड़ोस की बहुत तारीफ कर रहा था। भाई क्यों नहीं करेगा तारीफ? तारीफ मतलब प्रशंसा। बुद्धू और दब्बू पड़ोसी सभी चाहते हैं कि हर व्यक्ति तो चाहता है कि उनके पड़ोस में जो रहने वाला व्यक्ति हो वो बुद्धू हो और दब्बू हो। दब्बू मतलब दबा हुआ। वो कभी भी आपके सामने आवाज ऊंचा नहीं करे, हमेशा दबे हुए रहे। आप जो भी कहें वो करता रहे। परसों की बात है। शर्मा जी का नौकर मेरी खाट वापस कर गया है। 1 साल 2 मास 4 दिन बाद भी वह इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसमें जान नहीं रही थी। बाल उधड़े पड़े थे और अधवान नदारत थी। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर मेहमान आने के उपलक्ष्य में मंगाई थी। उस समय पत्नी ने कहा था टूटी खाट दे दो, पर मैं लड़ पड़ा था। मेहमान क्या कहेंगे, सबसे अच्छी खाट जानी चाहिए। वह खाट अखबार के विज्ञापनों में इस्तेमाल से पहले का चित्र थी, और जो परसों लौट कर आई है वह इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। मैंने दबी जबान से पूछा भी, भाई इसकी अदवान की रस्सी कहाँ गई? नौकर ने कहा, बाबूजी से पूछूंगा। मेरे पड़ोसी भी इतने भले हैं कि उसी समय नौकर से जवाब भिजवा भी दिया। उनके कपड़े सुखाने की बिलंग की रस्सी टूट गई थी, सो मेरी रस्सी ने उनकी बड़ी सहायता की। 1-2 दिन में वे बाजार से नई रस्सी ले आएंगे, तब मेरी अदवान वापस भेज देंगे। ठीक है। तो अभी इस पैराग्राफ में अरुण जी अपने पहले जो पड़ोसी हैं उनके बारे में बता रहे हैं। उनकी विशेषता क्या हो गई है कि पहले उनके जो पड़ोसी हैं शर्मा जी, अब शर्मा जी के बारे में वो बता रहे हैं कि परसों की ही बात है कि शर्मा जी के नौकर जो है इनकी खाट वापस लाकर दिए थे। वो भी कितने दिनों के बाद? 1 साल 2 मास 4 दिन के बची, मतलब बहुत बेकार हो गई थी। बांध उधड़े पड़े थे और अदवान नदारत थी। अदवान मतलब उंचन जो किया जाता है वो, नदारत मतलब कि नहीं होना, उसमें था ही नहीं। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर पे उनके मेहमान आए हुए थे, इसलिए हमारे यहाँ से उन्होंने मंगाया था। अब पत्नी जी ने कहा कि नहीं भाई, नई नई खाट क्यों दे रहे हो, कोई टूटी फूटी खाट दे दो। और उसपे अरुण जी अपनी पत्नी से लड़ लड़ लिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पड़ोसी के यहाँ कोई मेहमान आया है तो मेहमान तो भगवान के समान होता है। और क्या कहेंगे कि देखो उनके घर से खाट आई है वो भी टूटी फूटी। नहीं नहीं, हमें अच्छी वाली खाट खाट देनी चाहिए। और जब मैंने खाट दिया था उस समय वो विज्ञापन में जिस तरह से खूब सुंदर सा खाट वगैरह का चित्र दिया जाता है वैसी मेरी खाट थी। लेकिन परसों जब खाट लौट कर आई है तो उसका रूप तो प्रतिरूप एकदम बदल चुका है, कि वो एकदम से टूटी फूटी हो गई है। उसके जो खाट की रस्सियां वगैरह होती है सब निकली हुई है। मैंने दबी आवाज में पूछा भी नौकर से, भाई इसकी अदवान कहाँ गई जिससे उंचन किया जाता है, खाट को टाइट किया जाता है? तो नौकर ने कहा कि बाबूजी से पूछ के बताता हूँ। और मेरे पड़ोसी तो इतने भले हैं, इतने ईमानदार हैं कि उन्होंने तुरंत जवाब भी भिजवा दिया नौकर से कि उनके कपड़े सुखाने की जो बिलंग है, रस्सी जो कपड़े सुखाते हैं, वो टूट गई थी, इसलिए इन्होंने इनके खाट की रस्सी निकाल कर वहां पे लगा दी है।
अब जब वो 1-2 दिन में बाजार से रसीद नया लेकर आएंगे तब इनकी एडवांस वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ये इनके पहले पड़ोसी की ये खासियत हो गई। चलिए अब दूसरे पड़ोसी की तरफ जाते हैं। बगल के हजेला साहब को अखबार पढ़ने का शौक है। वह यह कहते हैं, मेरे यहाँ स्टेटमेंट तो तुम्हारे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है। मैं जानता हूँ कि ये अखबार वाले बड़ी बेपर की उड़ाते हैं, परंतु दोनों को साथ पढ़कर मैं सच को ढूंढ निकालता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि वे भी बेपर की उड़ा रहे हैं, पर उनके घर कोई अखबार नहीं आता। समय के पाबंद इतने हैं कि अखबार आने के पूरे 2 मिनट बाद उनकी आवाज आती है, क्यों भाई, अखबार आ गई है क्या? अखबार उड़ जाता है और शाम को मेरे दफ्तर से लौटने के बाद ही वह लौटता है। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूँ कि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ अखबार अगले दिन पहुंचते हैं और वहां के रहने वाले लोगों को एक दिन बासी खबर पढ़ने को मिलती है। अभी दूसरे जो उनके पड़ोसी हैं हजेला साहब, उनको अखबार पढ़ने का बहुत शौक है। अखबार मतलब न्यूज़पेपर जो होता है। वह ये कहते हैं कि मेरे यहाँ स्टेटमेंट और आपके यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स आता है, कि उनके यहाँ पे स्टेटमेंट न्यूज़पेपर आता है और मेरे घर पे हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज़पेपर आता है। मैं जानता हूँ कि ये अखबार वाले बड़ी पेपर उड़ाते हैं। पेपर उड़ाना मतलब कि कुछ भी हवा में उड़ाना, बातें करना। परंतु दोनों को साथ में पढ़कर मैं सच को ढूंढ निकालता हूँ। अब उनको कुछ बहाने चाहिए तो कहते हैं कि मैं दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और दोनों पढ़ने के बाद उसमें से निष्कर्ष निकालता हूँ कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। वैसे मैं जानता हूँ कि वे भी पेपर की उड़ा रहे हैं। अरुण जी कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि वो भी कुछ भी उड़ा रहे हैं। उनके घर को कोई अखबार नहीं आता। समय के पाबंद इतने हैं कि अखबार जैसे ही अरुण जी के घर पे आता है वैसे ही 2 मिनट में हजला साहब की आवाज भी आ जाती है, क्यों भाई, अखबार आ गया क्या? अखबार उड़ जाता है और शाम को अरुण जी जब अपने दफ्तर मतलब ऑफिस से लौट के आते हैं घर, तब जाकर उनको उनका न्यूज़पेपर मिलता है। अब वो ये सोचकर दिल को मना लेते हैं कि इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने को मिलती है, जो है वो कल पढ़ने को मिलती है। तो वैसे ही वो अपने आप को मना लेते हैं। आपको एक भेद की बात बताता हूँ, कहीं मेरे पड़ोसियों को न बता दीजिएगा। अरुण जी कहते हैं कि मैं एक आपको भेद की बात बताता हूँ, मतलब कुछ सीक्रेट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी और से मत बताइएगा। मेरी जितनी किताबें हैं सब पर मेरे दोस्तों का नाम लिखा है। इसका राज यह है कि किताबें खरीद कर मैं लाता हूँ और पढ़ता सारा मोहल्ला है। कई बार सोचा कि यह शौक छोड़ दूं, किंतु जिसकी तलब पड़ गई वह आदत कहाँ छूट सकती है। पहले किताबें पड़ोस में मांगी जाती थी, वहीं रम जाती थी। इस बेवफाई से बचने के लिए मैंने यह तरकीब लड़ाई कि किताब खरीदते ही उस पर किसी दूसरे का नाम डाल देता हूँ, जिसे पड़ोसी लोग वापस कर देते हैं। और यदि वापस नहीं भी कर कर रहे होते हैं तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूँ कि भाई, दूसरे की किताब है, वह मेरी जान खा रहा है। जिस दिन से यह उक्ति भिड़ाई है 80% पुस्तकें वापस मिल जाती हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं अरुण जी, कि मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि मेरे पड़ोसियों को आप बता मत देना जाके। क्या कहते हैं कि मेरी जितनी भी किताबें हैं ना, उन पे मैंने अपने दोस्तों के नाम लिख रखा है। क्यों भाई, क्यों लिख रखा है? क्योंकि अगर वो किसी और का नाम लिखेंगे और इनके पड़ोसी लेके जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो उनको बोल सकते हैं कि भाई ये मेरी किताब नहीं है, किसी और की है और वो मेरा जान खा रहा है, तो आप उसे पढ़कर वापस दे दीजिए। अब पड़ोसी जो है ये सोचेगा कि नहीं, इनकी नहीं है, किसी और की है, तब तो वो दे ही देगा। और इसी चक्कर में इनके कम से कम 80% जो पुस्तकें हैं वो वापस आ जाती हैं। चाय, चीनी मांग कर ले जाना ना मालूम के बराबर हो गया है, पर मेरी तो
बाल्टी और कढ़ाई भी मांगी चली जाती है। रोजमर्रा की चीज देने का एक नुकसान यह है कि उन्हें लौटाने कोई नहीं आता, है ना। मुझे ही उनसे उनके घर के 5-6 चक्कर काटने पड़ते हैं कि हम अपने पड़ोसियों पर छोटी चीजों के लिए तो हमेशा ही निर्भर रहते हैं, जैसे चाय हो गई, चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गए। लेकिन अरुण जी के यहाँ से तो लोग उनकी बाल्टियां और बड़ी बड़ी जो कढ़ाइयाँ वगैरह होती है ना, वो भी मांग ले जाते हैं, जो रोजमर्रा के यूज की चीजें होती हैं। और जब तक ये उनके पास जाएंगे नहीं मांगने के लिए, 5-6 चक्कर नहीं काटेंगे, तब तक उनके पड़ोसी वो लौटाते भी नहीं है। बाल्टी का ही उदाहरण ले लीजिए। बाबू रामकृष्ण माँ के ले गए थे। पहली बार वापस लेने गया तो द्वार में घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं है। अगली बार वे नहा रहे थे। मैं 15 मिनट बैठा रहा, लेकिन उनकी पत्नी ने भेजा कि नहाते ही वे पूजा गृह में चले जाते हैं और 1 घंटे के बाद निकलते हैं। भाई, अपनी बाल्टी लेनी थी, सो मैं भी ताक में लगा रहा। एक दिन अपने छज्जे से मैंने उन्हें गली में घुसते हुए देख लिया और झटपट नीचे उतरकर उन्हें अपनी बैठक में साइकिल रखते हुए ही आ पकड़ा। मुझे देखकर वो खिजाई हंसी हंसे और खुद ब खुद उन्हें बाल्टी याद आ गई। नौकर को आवाज लगाकर बोले, अरुण जी की बाल्टी दे जा। नौकर बाहर निकला। बहू जी कह रही हैं कि वह तेल में सनी पड़ी है, हम शाम को साफ करके स्वयं भेज देंगे। मैं शिष्टाचार में मुस्कुराया। भाई, जरूरी काम है, मंगा दो, हम खुद साफ कर लेंगे। उन्होंने भी नौकर को धुड़का, धुड़का मतलब डांटा, जा ऐसे ही ला दे, उनकी बाल्टी है, बेचारे तंग हो रहे होंगे। तुम लोगों को चीज मंगानी तो याद रहती है। अपनी डांट को अधूरी छोड़कर वे मेरी ओर मुड़े। अरुण जी, रोजाना वापस करने की सोच रहा था, लेकिन काम नहीं निपटा था। और सच्ची बात तो यह है कि काम अभी भी निपटा कहाँ है। गरज यह है कि बाल्टी वापस आई, जो बिल्कुल साफ थी। और वापस लेकर चलते समय उनकी बातों ने मुझे यह अनुभव करा दिया कि केवल 10 दिन में बाल्टी वापस लेते हुए मैं उन पर बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। ठीक है, कि उनके जो अगले पड़ोसी हैं बाबू रामकृष्ण जी, उन्होंने बाल्टी की एक कहानी बता दी कि बाबू रामकृष्ण जो है, इनके यहाँ से बाल्टी मंगाए हुए थे एक बार, और वो बाल्टी उनको 10 दिन के बाद मिली। पहली बार वापस लेने गया तो द्वार में घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं है। मतलब कि जब वो अपनी बाल्टी वापस लेने के लिए गए हुए थे, तो बाबू रामकृष्ण घर पे ही नहीं थे। पता चला कि अगली बार गए तो वो नहा रहे थे। उनकी पत्नी ने उनको बैठे हुए देखा तो बोला कि अरे वो नहाते हैं, नहाने के बाद पूजा गृह में चले जाते हैं और 1 घंटे बाद निकलेंगे। भाई, अरुण जी को अपनी बाल्टी चाहिए थी। अब कितने दिन हो गए, अब तो सोचे थे कि वो अपनी बाल्टी को लेकर ही जाएंगे। सो ताक में बैठे रहे। ताक में बैठना मतलब कि देखते हुए रहना कि कब वो बाबू रामकृष्ण जी आएंगे और मैं उनसे ले लूंगा। एक दिन अपने छज्जे उनको बाल्टी नहीं मिली। एक दिन अपने छज्जे से मतलब छत पे वो ऐसे ही गली में घूम रहे थे, तो गली में घुसते ही देख लिया उन्होंने बाबू रामकृष्ण जी को, और झटपट नीचे उतरकर उन्हें अपनी बैठक में साइकिल रखते ही पकड़ लिया। तो बाबू रामकृष्ण जो है वो खिसिया गए और खिसियाते हुए हंसते हंसते बोले, अरे मुझे याद है आपकी बाल्टी लौटानी है। और उन्होंने फिर नौकर को आवाज लगाई कि अरुण जी की बाल्टी दे जा। अब नौकर बाहर निकला तो कहा कि बहू जी कह रही हैं कि उस बाल्टी में तो तेल तेल में सनी पड़ी है, मतलब उस बाल्टी में उन्होंने तेल भर के रखा हुआ है, हम शाम को साफ करके भिजवा देंगे। भाई, जरूरी काम है, अरुण जी ने कहा, मगा दो, हम खुद ही साफ कर लेंगे। उन्होंने भी नौकर को झुड़का, अरे जा लेके आ, बेचारे तंग हो रहे होंगे। तंग होना मतलब परेशान होना। तुम लोगों को चीज मंगानी तो याद रहती है और देना नहीं जानते। अब वहां पे कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना उनको। मानने लगे। अपनी डांट को अधूरा ही लौटते
और फिर बोले, अरे मैं रोज ही सोच रहा था कि आपको लौटा दो, लेकिन हमारा काम ही नहीं निपट रहा था, इसीलिए असल में अभी भी काम कहाँ निपटा है। निपटा है मतलब खत्म हुआ है। अब गरज तो अरुण जी की थी, इसलिए बाल्टी वापस आ गई। और वापस लेकर चलते समय उनकी बातों ने मुझे उनको ये अनुभव करा दिया कि केवल 10 दिन में ही मैंने उनकी जो बाल्टी ली है, वो मैंने बाबू रामकृष्ण पर बड़ा अन्याय कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को मारिए गोली, मोटी चीज लीजिए। अभी तक तो अरुण जी अपने पड़ोसियों को छोटी छोटी चीजें दे रहे थे, है ना। जैसे उन्होंने खाट दे दिया, अखबार दे दिया, पुस्तकें दे दी, बाल्टी दे दिया। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हो गई। अब बड़ी चीज क्या हो गई? पिछले साल दिवाली से पहले मेरे घर पर पुताई चल रही थी। पुताई मतलब जैसे घर को कलर वगैरह करते हैं, तो रंग का काम चालू था। एक दिन सवेरे 10 बजे बिल्कुल मेरे घर के पड़ोसी भटनागर साहब की आवाज आई। अब उनके दूसरे जो पड़ोसी हैं भटनागर साहब, वो आ गए अरुण जी से मिलने के लिए। अरुण जी, आपके यहाँ सीढ़ी है? मैंने बगल में झांका। वे बड़ी शांति से मेरे राज को सीढ़ी पर चढ़े पुताई करते हुए देख रहे थे। बोला, जी हाँ, जरा भेज दीजिए। मेरा पानी का बम कचरे से भर गया है, उसे ठीक करने मिस्त्री आया है, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। मैंने जवाब दिया, मैंने भी आज के लिए ही मंगाई है। शाम को राज के जाने के बाद आप ले लीजिएगा, कल सुबह मुझे वापस भेजनी है। ऊपर की पुताई नहीं निपटी तो दिक्कत हो जाएगी। वे हंस पड़े। आप भी कमाल करते हैं, आजकल मिस्त्री को पकड़ कर लाना हंसी ठट्ठा नहीं है। 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, तब आज पकड़ाई मेरे आए तब आज पकड़ाई में आया है। कुल 15 मिनट लगेंगे। मैंने हार मान ली। अच्छा, मंगवा लीजिए। मंगवाऊं किससे? जरा मेहरबानी करके अपने राज के हाथ भेज दीजिए। तब का गया हुआ राज पूरे 3 घंटे बाद लौट कर आया। पूछने पर पता चला कि उससे सीढ़ी पकड़ने को कहा गया था, कहीं सीढ़ी रपट न जाए। दूसरी बार मैं इससे भी अच्छा अधिक पड़ोसी से दुआ। राज पुताई कर रहा था, इस बार शर्मा जी पधारे। आपके घर राज काम कर रहा है? ओह, मतलब कि अभी इस जो पैराग्राफ में है उसमें उनके दूसरे जो पड़ोसी हैं भटनागर साहब, उनके बारे में वो बता रहे हैं कि अरुण जी के यहाँ पे घर में पुताई चालू हुई थी दिवाली के पहले। कुछ दिन पहले घर की जब साफ सफाई करते हैं तो घर को कलर करते हैं, वो सब काम चालू था। तो एक दिन सवेरे ही भटनागर साहब आवाज देते हैं कि अरुण जी, आपके यहाँ सीढ़ी है क्या? तो मैंने बगल में झांक के देखा, बड़ी शांति से ही खड़े थे और मेरे राज को सीढ़ी पर चढ़े हुए पुताई करते हुए देख रहे थे। राज कौन है? जो इनके घर का नौकर है, वो पुताई करने के लिए चढ़ा हुआ था। जरा भेज दीजिएगा, मेरे पानी का पंप कचरे में भर गया है। अब वो रिक्वेस्ट करने लगे कि उनके पानी का जो नल है उसमें कचरा भर गया है, तो उसको थोड़ा साफ करना है, 10-15 मिनट का काम है, मैं तुरंत ही आपको भिजवा दूंगा। फिर वो कहते हैं कि अरे मैंने आज के लिए ही सिर्फ मंगाया हुआ है सीढ़ी, फिर मुझे नहीं मिलेगा। और आज मैंने अगर पुताई नहीं की तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी मतलब परेशानी हो जाएगी। इस पर भटनागर साहब हंस पड़े। बोलते हैं, आप भी कमाल करते हैं, आजकल मिस्त्री को पकड़ कर लाना हंसी ठट्ठा नहीं है। मतलब आजकल मिस्त्री कहाँ आसानी से मिलते हैं। 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, तब जाके आज पकड़ाया है। कुछ 15 मिनट 20 मिनट में ही आपको भेज देता हूँ। अब अरुण जी हार गए, बोले ठीक है, आप मंगवा लीजिए मेरी सीढ़ी। मंगवाओ किससे? जरा मेहरबानी करके अपने राज के हाथ भिजवा दीजिए। अब उन्होंने एक तो सीढ़ी भी मंगाई, ऊपर से इनके नौकर से कह रहा है कि अपने नौकर से ही भिजवा दीजिए। तब का गया हुआ जो उनका राज था, वो 3 घंटे के बाद लौटा। अब पूछने पर पता चला कि उनको सीढ़ी पकड़ने के लिए खड़ा कर रखा था कि कहीं सीढ़ी रपट न जाए। रपट न जाए मतलब
फिसल न जाए। दूसरी बार मैं और भी ज्यादा अच्छा पड़ोसी सिद्ध हो गया कि अब तो मैं बहुत अच्छा पड़ोसी हूँ। भाई कोई भी मेरे पड़ोस में मुझसे कुछ भी मांगता है तो मैं उसको दे देता हूँ, तो ऐसे ही पड़ोसी सभी को चाहिए। राज पुताई कर रहा था, इस पर फिर शर्मा जी पधारे। आपके घर राज काम कर रहा है? जी हाँ। मैंने कहा, आज उसे मेरे घर भेज दीजिए। एक दो छेद बंद करवाने हैं, चूहों ने तंग कर दिया है, और मरम्मत भी करानी है। मैंने अच्छे पड़ोसी के नाते राज को आते ही उनके घर भेज दिया। 5 मिनट बाद शर्मा जी पधारे। भाई साहब, आपके यहाँ सीमेंट होगा? सीमेंट का नाम सुनकर औसान ढीले हो गए। अरे बाप रे, 10 दिन खड़े होकर 2 बोरी मिला था। बात यह है, आप चिंता न करें, मेरे साड़ू का भतीजा सप्लाई में है। बस एक तसला दे दीजिए, मेरा आज का काम चल जाएगा। 1-2 दिन में मैं आपको बोरी ला दूंगा। मन मारकर हाँ करनी पड़ी। एक तसला कर कर मेरी एक बोरी खाली हो गई। मुझे वही चुटकुला याद आ गया, आपके पास माचिस होगी, और माचिस लेने के बाद फिर तो सिगरेट भी होनी चाहिए। एक बोरी सीमेंट और आज की 2 दिन की मजदूरी खोकर मुझे अच्छा पड़ोसी बनने में कोई रोक सकता है? बस पड़ोसियों को कुछ डर है तो मेरी पत्नी से, किंतु वह भी बचपन से पड़ी बुरी भली आदतों को कहाँ तक कंट्रोल कर सकती है। सारा पड़ोस कहता है कि मैं अच्छा पड़ोसी हूँ, और मैं तथा पत्नी जल भुनकर रह जाते हैं। मतलब कि आगे शर्मा जी वापस आते हैं, और शर्मा जी अरुण जी से कहते हैं कि भाई आपके यहाँ राज काम कर रहा है, तो जरा उसको मेरे यहाँ पे भेज दीजिए। मेरे घर पे एक दो छेद है, तो मैं उसको जरा बंद करवा दूं, चूहों ने बहुत तंग कर रखा है, और थोड़ी सी छोटी मोटी मरम्मत भी करवा दूंगा। अब अच्छे पड़ोसी होने के नाते अरुण जी को इनकार करने में बड़ी परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने राज को उनके घर पे भेज दिया। फिर 5 मिनट के बाद शर्मा जी फिर से आ गए कि भाई आपके यहाँ पे सीमेंट है हुआ क्या? सीमेंट का नाम सुनकर औसान ढीले पड़ गए। अब ये और भी ज्यादा परेशान हो गए। अरे बाप रे। फिर 10 एक तो 10 दिन खड़े होकर एक बोरी मिली थी। बात यह है, आप चिंता न करें, मेरे साड़ू का भतीजा सप्लाई में है। अब उनको कन्विंस करने के लिए शर्मा जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं बस 1-2 दिन में ही आप लोग आपका सीमेंट दे दूंगा। बस मुझे एक ही तसला चाहिए। एक ही तसला मतलब बड़ा सा जो कढ़ाई होता है जिसमें सीमेंट घोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको तसला कहते हैं। मेरा आज का काम चल जाएगा, 1-2 दिन में ही मैं आपको बोरी ला के दे दूंगा। मन मार कर हाँ करनी पड़ी। एक तसला करके एक बोरी खाली हो गई। अब शर्मा जी ने एक तसला मांगा था, और धीरे धीरे आके उनसे एक बोरी ही ले गए, और धीरे धीरे उन्होंने अपने घर का पूरा मरम्मत करवा दिया। अब बात तो यही हुई कि अगर किसी से आप माचिस मांगोगे तो माचिस देगा, और फिर आप तो पता ही चल जाएगा कि अगर इसके पास माचिस है तो सिगरेट भी होगा, नहीं तो क्यों माचिस रखेगा। एक बोरी सीमेंट और आज की 2 दिन की मजदूरी को मुझे अच्छा पड़ोसी बनने में कोई रोक सकता है? आगे अरुण जी कहते हैं कि मैंने एक बोरी सीमेंट अपने पड़ोसियों को दे दिया, और 2 दिन की मजदूरी मैं खुद ही भर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर की पुताई तो अभी हुई नहीं है। भटनागर साहब और शर्मा जी के घर का ही पूरा काम हो गया। अब इससे अच्छा पड़ोसी कौन हो सकता है? बस पड़ोसियों को कुछ डर है तो बस इनकी पत्नी का, जो भला बुरा कह देती हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए सारा पड़ोस कहता है कि मैं अच्छा पड़ोसी हूँ। और जब सभी पड़ोसी कहते हैं कि अरुण जी बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, तो ये सुनकर अरुण जी के और उनकी पत्नी जल भूनकर रह जाते हैं। जल भूनकर रह जाना मतलब कि उनको बहुत गुस्सा आता है कि हमारा ये लोग कितना फायदा उठाते हैं, और हम विवश हो जाते हैं इनको देने के लिए, क्योंकि एक अच्छा पड़ोसी बनकर तो रहना होगा ना। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी दूसरा हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेसन खत्म होता है।
शब्द संसार, इसमें आए कुछ जो कठिन शब्द थे। बांध, जैसे खाट बुनने की रस्सी होती है जिसे सुतली कही जाती है। विवशता यानी लाचारी। अदवान, अदवान का अर्थ होता है उंचन। नदारत, नदारत होना मतलब गायब होना। विलंग, विलंग मतलब कपड़े सुखाने की जो रस्सियां होती है उसे। तलब यानी इच्छा, चाह, आवश्यकता। तरकीब, युक्ति, उपाय। रोजमर्रा, रोजमर्रा की जैसी चीजें होती हैं। नृत्य। तसला, एक प्रकार बड़ा और गहरा बर्तन। कुछ मुहावरे आए थे इस पाठ में, जैसे कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को अधिक दुख देना, बुरी लगने वाली बात कहना, अवसान ढीले होना, घबरा जाना। है ना, उनके अवसान ढीले हो गए थे जब शर्मा जी ने उनसे एक तसला सीमेंट मांगा था। जल भुनकर रह जाना यानी बहुत गुस्सा आना। कह रहे हर चीज मेरे यहाँ से ही लेके जाएंगे, मेरा नौकर भी और मेरे सामान भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम इस पाठ के स्वाध्याय की तरफ। बच्चों, जिस प्रकार से स्क्रीन पे दिख रहा है उसी प्रकार आपके परीक्षा में भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। अरुण जी के पड़ोसी, अरुण जी के पड़ोसी आप लोग ने शुरू में ही मैं आप लोगों को बताते हुए जा रही थी अरुण जी के कौन कौन से पड़ोसी कौन कौन से पैराग्राफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉक्स में दिया हुआ है वैसे ही बॉक्स में खाली आपको उनके नाम लिखने हैं। पड़ोसी जो थे शर्मा जी, दूसरे हजेला साहब, तीसरे बाबू रामकृष्ण और चौथे भटनागर साहब भी हैं, है ना, जो उनसे सीढ़ियां मांग कर लेके गए थे। उसके बाद है अगला प्रश्न, अरुण जी के घर से मांगी जाने वाली चीजें। तो जिस प्रकार ये चार पांच पांच दिखाया गया है रो, उसमें आप लोग लिखोगे हर एक नंबर पर खाट, अखबार, पुस्तकें, बाल्टी, सीढ़ी। है ना, ये सारी चीजें अरुण जी के घर से मंगाई गई थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पानी का बम ठीक करने के लिए डैश 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 कौन आया था? लुहार, सुनार, मिस्त्री। कौन आया था? मिस्त्री आया था। दिवाली से पहले मेरे घर डैश डैश छिपाई, पुताई, लिपाई। तो दिवाली के पहले अरुण जी के घर पुताई का काम हो रहा था। पाठ में प्रयुक्त अखबारों के नाम। पाठ में दो अखबारों के नाम आए हुए थे, है ना। पहला है स्टेटमेंट्स और दूसरा है हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस प्रकार से आज हमने एक अच्छा पड़ोस जो पाठ होता है इस पाठ का अध्ययन किया। समझ में आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, अब आपको कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। आकांक्षा माइक अन करो और क्वेश्चन पूछो बेटा। शरण चौहान, हाँ बच्चा पूछो। हेलो शरण। हेलो मिस। हाँ गुड मॉर्निंग, पूछिए। मिस थर्ड क्वेश्चन आंसर बताइए ना। हेलो, हाँ कृति आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए।
हेलो मिस। हाँ बोलिए। मिस को शब्दार्थ शब्द संग्रह बताइए ना। हाँ, क्या शब्दार्थ? शब्द संग्रह में जो मिस वो पीछे डैश करके लिखा था ना, पू और स्त्री ना, वो सब क्या था मिस? शब्द संसार जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया था वो शब्दार्थ होता है। जो कठिन शब्द होते हैं ना, हाँ मिस, पर ठीक है, उसके पीछे मैंने बीच बीच में दिया ब्रैकेट में तो लिखा वो। होता है ना वो। हेलो। मिस उसके पीछे जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, वो क्या था? ब्रैकेट में मतलब जैसे आप लोगों को पू स ऐसे लिखा हुआ है वो। हाँ हाँ, उसका मतलब होता है कि पुल्लिंग है, वो संज्ञा है। ओके उसको मिस, शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा है। थैंक यू मिस। ओके, थैंक यू। अर्जुन। हेलो मिस। हाँ बोलो अर्जुन। मिस नदारत का मतलब क्या है? नदारद मतलब कि गायब हो जाना। जैसे उनकी खाट थी, उसमें से उंचन जो था उनका, अध्वांश जिसे कहते हैं, उंचना कहते हैं ना, जैसे खाट को हम टाइट करते हैं किसी भी रस्सी से, वो क्या हो गई थी? नदारद हो गई थी। नदारद मतलब गायब हो गई थी। हाँ। जी मिस। हम्म। हेलो। हाँ पूछिए। हेलो। मोनी। मोनी गुप्ता, पूछिए। हेलो। हेलो। अंकिता हेलो। माइक अनम्यूट है आपका, आप पूछ लीजिए। अंकिता। अंकिता। हेलो। 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 शिवम, आप हेलो मिस। पूछिए। हाँ मिस ये बोलिए। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है स्टेटमेंट्स, मिस इसका मतलब क्या है? उसका मतलब उनके यहाँ पे स्टेटमेंट्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, वो आता था। उनका ऐसा कहना था। ठीक है। मेरे यहाँ यस। स्टेटमेंट मतलब हजेला साहब कहते थे कि मेरे यहाँ स्टेटमेंट्स ये न्यूज़पेपर आता है, और आपके यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, ये दो न्यूज़पेपर के नाम है। यस मिस। मोनी गुप्ता, आप पूछिए। हेलो मिस। मैम, क्या नाम था? हाँ। 13 पेज नंबर पे जो भाषा बिंदु है मैम, वो भी लिखना है स्वाध्याय में। हेलो, कौन से पेज पे? 13 नंबर पेज पे। हाँ बेटा, वो असल में भाषा बिंदु जो है आपका वो व्याकरण का भाग है। हाँ, तो जब व्याकरण का भाग आपको हम काल परिवर्तन वगैरह सिखाएंगे ना, तब आपको समझाएंगे, वो भी आपको लिखना है। ओके मैम। तेजल। थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मिस। हाँ बोलिए। मिस प्रयुक्त संख्या, प्रयुक्त क्या होता है? प्रयुक्त मतलब आप जो प्रयोग में लाते हो। ओके मिस। जैसे पाठ में प्रयुक्त अखबारों के नाम, प्रयुक्त मतलब जो आए हुए हैं। आपको कौन से नाम आए हुए थे, मैंने आपको बताया ना, स्टेटमेंट और हिंदुस्तान टाइम्स। ये आप लोगों को आपकी किताब में आया हुआ है। प्रयुक्त मतलब कौन सा उपयोग किया गया है, किस अखबार का नाम प्रयुक्त किया गया है। यस मिस। हाँ।
और कोई? सेजल, आपने पूछा? निधि? हेलो? हेलो? हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम वो अदवान का मतलब क्या होता है? अदवान शब्द की अदवान का तालियां। मतलब उंचन होता है। असल में अदवान का मतलब, जैसे पहले के जमाने में खाट वगैरह बनाते थे ना, तो रस्सियां जो हम्म होती थी जिसको सूत कहा जाता है, सुतली वाली खाट हम्म जो होती है, तो बीच का जब बना दिया जाता था तो पैर की तरफ देखो उंचन किया जाता था। अदवान जो थे वो अलग से मैम रस्सी आवाज रहती नहीं आ थी, रही। एक अलग बार से में जो बोलिए रस्सी मैम। रहती थी उससे वो खाट को टाइट किया जाता था कि वो एकदम टाइट रहे। उसको अदवान कहा जाता है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो? हाँ पूछिए। हेलो हेलो पूछिए। टीचर, मैं बोल रहा आज का लेसन बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू। अच्छा पढ़ा है टीचर आज आपने। थैंक यू। आप लोग को अच्छा समझ में आया, यही मेरा मकसद है। हाँ टीचर, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ती टीचर। अच्छा, चलो मेरा उद्देश्य सार्थक हुआ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, थैंक यू टीचर। थैंक यू। और कोई बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो? हेलो? 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 हेलो मिस। हेलो मिस। हाँ। हाँ सर। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। हाँ मिस अभिषेक। मिस अरुण जी के पड़ोसियों का नाम क्या था? हाँ, अरुण जी के जो पड़ोसी हैं, मैंने आप लोग को सबसे पहले ही बताया। पहले है शर्मा जी, जो उनका खाट लेके गए हुए थे। उसके बाद हजेला साहब है, जो उनके यहाँ से अखबार लेके जाते थे। उसके बाद बाबू रामकृष्ण, जो उनके यहाँ से बाल्टी लेकर गए थे और 10 दिनों के बाद भी उनको देने का मन नहीं था। उसके बाद भटनागर साहब है, जो उनके यहाँ से सीढ़ियां लेके गए थे। तो ये 4 उनके पड़ोसी हैं। हाँ अभिषेक, सुनाई दिया? हेलो? मिस, हेलो? अभी समय भी हो गया है, आप समाप्त कर दीजिए वे सभी। ओके सर, ठीक है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का पाठ अच्छा पड़ोस आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी उनका उचित व सही उत्तर जरूर लिखेंगे और अपने जीवन में आप भी एक अच्छे पड़ोसी बनकर एक दूसरे की मदद या सहायता अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और पाठ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और का ख्याल रखिए।